नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और ये विषय है जो शादियां टूटती हैं और उससे जो विवाद होते हैं, फिर कोर्ट में तरह तरह के मुकदमे होते हैं और दोनों तरफ से, दोनों परिवारों की तरफ से एक युद्ध सा छिड़ जाता है। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको सही माना और कहा कि ये जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो सब इनका पालन करें पूरे भारतवर्ष में। तो इसको जानने की आवश्यकता है। जैसा हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर 498 IPC जो अब 85 BNS हो चुका है, भारतीय न्याय संहिता, उसके दुरुपयोग के बारे में अपने कई फैसलों में कहा है। यहाँ तक कह दिया है कि ये एक ऐसी धारा है जिसका दुरुपयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। तो आइए अब चलते हैं और इस केस के बारे में बात करते हैं जिसमें ये गाइडलाइंस आई और सुप्रीम कोर्ट ने इनको अप्रूव किया, इनको सही माना और कहा कि ये सब जगह लागू होनी चाहिए। ये केस का टाइटल है शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल और ये एक ट्रांसफ़र पिटीशन था C नंबर 2367 2023 का। और दोस्तों, ये जजमेंट हमारे लर्नड जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब और जस्टिस AG मसीहा साहब ने दिया। जो मेन ऑर्डर लिखा वो मसीहा साहब ने ही लिखा। तो इसमें पहले हम थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दें इस केस की कि इसमें जिस तरह से आम शादियां होती हैं उसी तरह से दिल्ली में ये शादी हुई दोनों की। और ये शादी 5 दिसंबर 2015 को हिंदू रीति रिवाजों से हुई और इसके बहुत ही प्रतिष्ठित जगह है जहाँ पे शादी हुई। और उसके बाद हस्बैंड वाइफ दोनों दिल्ली में रहने लगे। उनको एक लड़की पैदा हुई 23/12/2016 को, जो अब 8 वर्ष की है। और इनकी आपस में मनमुटाव, मनभेद हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ हस्बैंड और वाइफ का, दोनों का। और 4/10/2018 से इनका संपर्क टूट गया और दोनों अलग अलग रहने लगे। इसके बाद एक दूसरे के ऊपर केसेस की बौछार हो गई। दुनिया भर के केस एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर किए। संभ्रांत परिवार था, अच्छे वकील भी किए, केस भी किए। और वाइफ की तरफ से जो अक्सर केस होते हैं वो तो हुए ही। 498A का हुआ, 307 का हुआ, 376, 377, 313, 342 डोरी एक्ट, DV एक्ट 406, 125 डाइवर्स पिटीशन, इनकम टैक्स के नोटिस और दुनिया भर की चीज़ें ये वाइफ की तरफ से हुई। और हस्बैंड की तरफ से भी 366, 323। अच्छा, वाइफ ने जितने ये सारे केसेस किए ये हापुड़ से किए, यूपी में। और हस्बैंड ने ये सारे केसेस दिल्ली से किए। 354, 385, 506 डिफेमेशन, डाइवर्स पिटीशन भी एक दूसरे ने फाइल किया। फिर यहाँ तक की बात है कि हस्बैंड ने जो वाइफ का IPS का कैंडिडेचर था उसको भी चैलेंज किया, वाइफ IPS इस केस में। और पिलखवा में एक केस किया, फिर गार्जियनशिप के लिए भी किया। दुनिया भर के केसेस एक दूसरे के ऊपर हुए और अक्सर हम ये चीज़ें देखते हैं कि इस तरह के मैटर में एक केस तक आदमी नहीं रहता है, दुनिया भर के केसेस
हो जाते हैं। डीवी एक्ट भी होगा, 498A भी होगा, 125 भी होगा और 406 भी होगा, ये सब होते हैं। तो इस पे इन्होंने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था, उसने कहा भाई ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसकी कुछ गाइडलाइंस उन्होंने दी और कुछ निर्देश दिए जिनका जिक्र आज हम इसमें करेंगे, जिससे कि सबको उसके बारे में पता हो। ये काफ़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है। तो ये जजमेंट था इलाहाबाद हाई कोर्ट का 13/6/2022, इसका क्रिमिनल रिवीजन नंबर 1126 2022 का। इसमें जो ये गाइडलाइंस इन्होंने दी थी 32 से 38 के बीच में दी थी, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, उसमें वेलफेयर कमेटी बनाने की बात कही। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये काम किया है ये अच्छा है और ये गाइडलाइंस सब जगह लागू होनी चाहिए। और इन गाइडलाइंस का उद्देश्य है कि जो एक प्रवृत्ति हो जाती है परिवार के दूसरे लोगों को भी उसमें घसीटने का, वो उनके रिश्तेदारों को, वो उनके रिश्तेदारों को लेते हैं, माँ को, बाप को, सबको। तो आज हम इन गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं। पहली बात जो उन्होंने कही, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कि एफआईआर करें या कोर्ट में कंप्लेंट केस करें, उसके 2 महीने तक कुछ भी पुलिस या कोर्ट कार्रवाई इस तरह की नहीं करेगा। ये कूलिंग पीरियड है। पहले 2 महीने कोई अरेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, ये 2 महीने का कूलिंग पीरियड है। और इस पीरियड के दौरान तुरंत जो है, अगर पुलिस में एफआईआर हुई है तो पुलिस का ये ड्यूटी बनती है कि वो परिवार कल्याण समिति को इस मैटर को तुरंत भेजे, यानी कि पब्लिक फैमिली वेलफेयर कमेटी को इसको भेजे। तो इसमें कहा कि जितने केसेस हैं जो फैमिली वेलफेयर कमेटी के भेजने हैं, 498 का भेजना है, उसके अलावा और कोई भी केस है जिसमें 10 साल से कम की सजा हो, क्रिमिनल केस कुछ भी उसमें लगा रखा हो, वो सारे के सारे भेजे जाएंगे और उन सारे के ऊपर ये प्रतिबंध लागू रहेगा। और इस कूलिंग पीरियड में जो है फैमिली वेलफेयर कमेटी काम करेगी। फैमिली वेलफेयर कमेटी को बनाया जाएगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक। अगर पॉपुलेशन उस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है तो एक से भी ज़्यादा फैमिली वेलफेयर कमेटी बन सकती है। और ये फैमिली वेलफेयर कमेटी बनेंगी डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विस अथॉरिटी के अंडर। और जो भी डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज या प्रिंसिपल जज फैमिली उसका इंचार्ज है, वो जो है इस सब को देखेगा। जो भी लीगल सर्विस अथॉरिटी का उस डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है, चाहे वो सेशन जज हो या फैमिली जो कोर्ट है उसका प्रिंसिपल जज हो, वो देखेगा। उनके अंडर में ये कमेटी फॉर्म होगी। इस कमेटी में कम से कम 3 मेंबर होंगे और मेंबर जिस तरह से लिए गए हैं वो भी विशेष है, उसको भी देखने की बात है। वकील, यंग वकील, युवा वकील जिसकी प्रैक्टिस 5 साल से कम हो, ज़्यादा नहीं, बूढ़ों के लिए नहीं, यंग ब्लड के लिए है। जवान वकील जिसकी प्रैक्टिस 5 साल से कम हो, या जो कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, एनएलयू के कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी के हैं,
और उसमें वो बच्चा जो 5वें वर्ष में हो, देखिए 5 वर्ष की BA LLB होती है, तो जो 5वें वर्ष का छात्र है सीनियर मोस्ट, वो इंटेलिजेंट है, उसको रखो। या तो यंग वकील 5 साल से कम का, या फिर वो स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहा है लॉ और 5वें साल में। इसमें प्रयास क्या किया गया है कि इसमें प्रयास ये किया गया है कि यंग का भी क्या ओपिनियन है वो देखा जाए, और जो वरिष्ठ लोग हैं उनका भी ओपिनियन क्या हो, तो दोनों का समन्वय इसमें किया गया है। और कौन मेंबर होगा? रिप्यूटेड सोशल वर्कर, जिसका क्लीन रिकॉर्ड हो, साफ सुथरा रिकॉर्ड हो, या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर जो वहां पे रहता हो और जो समय देने के लिए तैयार है। या वो नहीं तो जो ये भी बिल्कुल विशेष है कि जो सीनियर जुडिशियल ऑफिसर हैं, यानी कि जो जजेस की वाइफ हैं पढ़ी लिखी, या एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट है, उनकी पढ़ी लिखी वाइफ, उसको मेंबर, वो भी मेंबर होगी। और इसमें एक बात ये कही गई कि जो इसके मेंबर होंगे उनको कोई भी कोर्ट बुला नहीं सकेगा, वो बतौर विटनेस कहीं भी पेश नहीं किए जाएंगे। ये प्रोटेक्शन है। ये नहीं है कि उन्होंने कहीं पे ये मैटर सुना और उसके बाद में कोर्ट में उनको लगातार बुलाते रहे यहां वहां, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। और एक बात और कि 4 बुजुर्ग लोग उस तरफ से और 4 बुजुर्ग लोग दूसरी तरफ से, दोनों पार्टियों के 4 बुजुर्ग लोग, उनको भी बुलाया जाएगा। वो अपने 4 बुजुर्ग देंगे, ये अपने बुजुर्ग। तो देखिए समन्वय, देखिए इसमें यंग और जो वरिष्ठ हैं उनका, दोनों का जोड़ रखा गया है। तो एक तरह से जैसे पुराने समय में बैठ के मामले निपटाए जाते थे, उस तरह से इसमें निपटाने की बात है। और ये जो कमेटी है, ये कमेटी अन्य जो मध्यस्थता होती है उसकी तरह नहीं है। इसको अधिकार है उस सम्मान दे के उनको बुलाने का पार्टी को, और ये अपनी रिपोर्ट देगी। और इनकी जो रिपोर्ट है कमेटी की, अगर मामला पुलिस में है तो आईओ को जाएगी, और अगर कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो मजिस्ट्रेट को जाएगी। उसकी फाइंडिंग, उसकी कि उनको क्या बात सही लगती है, और फिर कोर्ट भी, अगर कोर्ट में है और आईओ भी, उसको देख के उसके आधार पे आगे कार्रवाई करेगा। यदि मामला सुलझ जाता है आपस में, तो जितने भी केसेज हैं, अगर कोई दाएं बाएं के भी लगा रखे हैं, इधर उधर के भी लगा रखे हैं, तो उन सब केसों को का विड्रॉन, उसको खत्म करना, वो सेशन जज के हाथ में होगा। प्रिंसिपल फैमिली जज जो भी इसमें है, तो उनको वो खत्म कर देंगे। तो दोस्तों एक अच्छा निर्णय हुआ। इसमें जो फालतू के केसेस हैं जो होते हैं उनसे बचा जाएगा, और अच्छे बुजुर्ग लोगों से और यंग ब्लड से भी सहायता लेकर इसको सेटल करेंगे। आलतू फालतू के जो केसेस हैं वो समाप्त हो जाएंगे। एक इधर से लड़ रहे हैं, उधर से लड़ रहे हैं, वो बनाए जा रहे हैं, ये बनाए जा रहे हैं, एक के बाद एक, और दोनों की शांति भंग हो रही है। और जो बच्चा है उसका जो है भविष्य के बारे में कोई भी चिंता नहीं कर रहा है। इस केस में जो मैंने बताया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी उनके केसेस थे आपस में इधर के उधर के, वो सब क्रैश कर दिए, सब खत्म कर दिए। जो उनका डाइवोर्स था
उसको कर दिया। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को पावर्स हैं उनके तहत उन्होंने सारे केस ख़त्म कर दिए और ये कर दिया। और इसके अलावा ये भी कहा कि जो वाइफ है उसकी वजह से जो लड़का है उसके माँ बाप को भी लंबी अवधि तक जेल में रहना पड़ा, वो माफ़ी मांगेगी और वो माफ़ी हिंदुस्तान के जो बड़े अखबार है उनमें छपेगा और आइंदा एक दूसरे के प्रति कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। और जो कुछ भी इसमें हुआ उसका ना तो उसकी आईपीएस की नौकरी पे कोई असर पड़ेगा और ना ये करेगा, पर वो भी आइंदा भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेगी। तो अच्छा निर्णय आया, हम इसका स्वागत करते हैं और आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।